नमस्कार। मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल मुद्दे की बात में मुद्दा है यूएनएससी, क्योंकि कोई भी खबर छूटे ना, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। और एक बार फिर वो मुद्दा लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान को लताड़ लगाने का काम भारत की तरफ से किया गया है। और आज आपको बताएंगे कि यूएनएससी की बैठक में भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से मदद की गुहार लगाई गई थी, लेकिन भारत ने करारा जवाब चीन और पाकिस्तान को यूएनएससी के अंदर दिया है और अफगानिस्तान के साथ दोस्ती भी निभाई है। हालांकि अगर बात करें तो कुछ बातें ऐसी हैं जो जानने के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए, और उसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि कई पड़ोसी देशों का जिक्र करें तो कई पड़ोसी देश भारत के साथ आए हैं। और यूएनएससी बैठक में जब भारत अध्यक्षता कर रहा है तो एक्शन मोड में भारत नजर आया है। आज वही आपको बताने वाले हैं। मुद्दे की बात में तकरीबन आधे घंटे हमारे साथ जुड़ेंगे रक्षा विशेषज्ञ और विदेश मामलों के जानकार, जो आपको बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा और भारत आखिर क्या कुछ आगे करने वाला है। फिलहाल मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की ताजा जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगातार लताड़ लगाने का काम यूएनएससी में भारत की तरफ से किया गया है और आतंक को पनाह देने वालों की तय हो जिम्मेदारी, यह भी भारत की तरफ से कहा गया। अफगान के पड़ोसी देशों के लिए चिंता दरअसल बना हुआ है तालिबान। यह भी कहा गया है कि जो अफगानिस्तान के साथ मिलते हुए पड़ोसी देश हैं, कहीं ना कहीं आतंकवादियों से उनको खतरा है। ये बात भी कही गई है यूएनएससी के अंदर और ये बताने की कोशिश की गई है कि वाकई जो इस समय हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है, तो पाकिस्तान कई देशों के अंदर आतंक फैलाने की फिराक में है और यही बताने की कोशिश यूएनएससी के अंदर भारत की तरफ से की गई है। फिलहाल ये ताजा जानकारी हम आपको पहुंचा रहे थे। भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट थे जो भारत ने सामने रखे हैं यूएनएससी बैठक में, जिसका सभी को इंतजार था। दरअसल आतंक को पनाह देने वालों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है, यह सबसे पहला शब्द था भारत की तरफ से। साथ ही साथ पाकिस्तान का जिक्र करते हुए अफगानिस्तान में शांति बहाल करने और कई मुद्दों को लेकर भी भारत ने बात रखी है और यह भी कहा है कि आतंकवादियों की पनाहगाहों को फौरन नष्ट किए जाने पर भारत जोर देता है और भारत की तरफ से जोर दिया गया। आतंकवाद के सभी स्वरूपों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान का अतीत उसका भविष्य नहीं हो सकता है, यह भी भारत की तरफ से कहा गया। और क्षेत्र में आतंकवादियों की पनाहगाह को फौरन नष्ट करने की बहुत जरूरत है, इस पे तमाम देश ध्यान दें। अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के नाते वहां की मौजूदा स्थिति हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है, भारत ने यह भी कहा है। और हिंसा कम होने का संकेत नहीं दिख रहा है, जिसके लिए सोचना होगा तमाम बड़े देशों को। यह भी भारत की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान की पूरी मदद करनी होगी और आतंक जो कोई भी देश नहीं चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान का कब्जा धीरे धीरे हो रहा है। तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्शन में किस तरीके से भारत है यूएनएससी के अंदर। फिलहाल दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए। डॉक्टर संतेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में एक बार फिर आने के लिए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, यूएनएससी की बैठक हो गई है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का वो चेहरा दिखाने की कोशिश भारत की तरफ से की गई है और ये कहा गया है कि अफगानिस्तान के साथ जितने भी लगते देश हैं उनसे उनको आतंकवाद से खतरा है और यही सोचना होगा। देखिए, भारत की आवाज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मानी जाती है और भारत ने जब बोला है कि आतंकवाद से कई देशों को खतरा है जो अफगानिस्तान में पनप रहा है इस समय, अफगानिस्तान में जिसको फोर्स किया गया है, उस आतंकवाद के कारण अफगानिस्तान को ही नहीं खतरा बल्कि बाकी देशों को भी खतरा है, यहाँ तक कि भारत को भी खतरा है। क्वेश्चन ये है कि वो आतंकवाद आया अंदर कैसे? बिल्कुल ऐसे तो नहीं आया कि अफगानिस्तान में पैदा हुआ। अफगानिस्तान में पैदा किया गया है अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा। रशिया को निकालने के लिए तालिबान को पैदा किया गया। तालिबान इज द इलीगल चाइल्ड ऑफ अमेरिका इन अफगानिस्तान, ये आपको मानना पड़ेगा। और अमेरिका ही अब उससे ग्रस्त हो रहा है, अब बम कर दी है।
ये बिल्कुल जिक्र है कि अगर आप जहरीला पौधा लगाएंगे तो आपको भी वो काटेगा। तो एग्जैक्टली वही चीज हो रही है और उससे और भी देश ग्रसित हो रहे हैं। पर यहाँ एक बात देखने की है, अब अफगानिस्तान की फोर्सेस पाकिस्तान के 25,000 30,000 सैनिकों के साथ मिलकर जो आगे बढ़ रहे हैं और अफगानिस्तान के ऊपर कब कैप्चर कर रहे हैं। अफगानिस्तान इसमें कठिन स्थिति में है, पर अफगानिस्तान जो तालिबान के जो फोर्सेस हैं ये कह रहे हैं, उनके लीडर कह रहे हैं कि हम अपनी पुरानी छवि को निकालना चाहते हैं, हम नो मोर टेररिस्ट हैं, हम एक जिसको कहते हैं शांति प्रिय देश बनाएंगे, अफगानिस्तान को टेररिज्म से दूर रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। भारत के कश्मीर में नहीं दखल देंगे और अनेकों अच्छे काम करेंगे। ये सब कहने की बातें हैं, क्या वो कर पाएंगे? क्या रेडिकल इस्लाम इस कदर अफगानिस्तान और तालिबान से निकल जाएगा? क्या ISIS उसको निकलने देगी? क्या टर्की जो है उसको जो खलीफा बनने की सपने ले रहा है, क्या तालिबान को यहाँ पे उठता हुआ देख सकेगा? ये सारी की सारी चीजें जो हैं और भी इंस्टेबिलिटी पैदा करेगी इस रीजन के अंदर। और इसीलिए चाइनीज वरिड है। चाइनीज क्यों वरिड है? चाइनीज के जो नॉर्थ वेस्ट में उगियार प्रोविंस है वहां पे उन्होंने नया एक मिलिट्री लीडर लगा दिया है, क्योंकि उनको डर है कि ये जो इस्लामिक नेशनलिज्म, इस्लामिक टेररिज्म और रेडिकलिज्म है वो उकसाएगा उनके उगियार मुस्लिम को और उनको प्रॉब्लम खड़ी होगी। और चाइना उससे डरा हुआ खौफ खाए हुए है। तो मतलब ये है कि इस समय इक्वेशन ऐसी बन रही है, हर एक की स्थिति डिफिकल्ट है। चाइना की डिफिकल्ट है, अमेरिका की हो चुकी है, पाकिस्तान की डिफिकल्ट तब हो जाएगी कि अमेरिका फुल फ्लेजेड अटैक शुरू कर देगा, तो पाकिस्तान के 30,000 सैनिक जो हैं वो उसके बॉम्बिंग में आएंगे। भारत ने $3.5-4 बिलियन लगाए हुए हैं जो खतरे में आ सकते हैं तालिबान उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान के साथ, वहां प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो इस समय स्थिति जो है टोटली इनस्टेबल है। और जितने CAR रिपब्लिक में जो रेडिकल इस्लामिक संस्थाएं हैं वो सब मौका के ताक में बैठे हुए हैं कि किस तरीके से उनका झुकाव पड़े। क्या वो उगियार मुस्लिम्स की मदद करेंगे, क्या वो तालिबान की मदद करेंगे, क्या करेंगे? तो ये सारा का सारा इस समय टोटली इनस्टेबल कंडीशन बन गई है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास संतेश कुमार साहब। ये बात मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि UNSC का जिक्र तो प्रफुल्ल बख्शी साहब कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बैठक हमने देखी थी, क्योंकि जब विदेश रणनीति का हम जिक्र करते हैं तो भारत की तरफ से कैसी नीति अपनाई गई वो तो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन रूस का जब हम जिक्र करते हैं तो रूस ने भी एक अफगान को लेकर बैठक बुलाई, लेकिन भारत को निमंत्रण नहीं दिया गया। पाकिस्तान था, चीन था, लेकिन भारत को निमंत्रण नहीं। हमने देखा रूस के साथ हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है, इस वक्त भी है जब हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या इसे समझा जाए आगे आने वाले समय के लिए? देखिए हर्षजी, थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। देखिए ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो इतना स्टेट नहीं है जितना स्टेट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी सर बोल रहे थे, प्रफुल्ल सर बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किया, लेकिन उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा जो जानना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसा नहीं कि अमेरिका पहला कंट्री था जो इस तरह के एलिमेंट को बढ़ावा दिया। नो डाउट तालिबान आज जो भी है वो अमेरिका बनाया हुआ है, दुनिया जानती है। लेकिन तालिबान बनाने के पीछे कारण क्या है? अगर 1979 का घटनाक्रम पे जाते हैं, जब रसिया वहां इन्वर्जन करता है, इन्वेजन करता है, घुसने की कोशिश करता है, उसके बाद से पूरा घटनाक्रम घटा। तो कोल्ड वॉर टाइम को अगर हम देखेंगे तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज की 21वीं सदी के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश हमें करना है, पूरा एक नया ग्लैंस हमें लेना पड़ेगा पिछले 30 साल का। आप देखेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स में 2001 एग्जांपल ले लीजिए, ग्वाट हुआ ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, जिसपे अगेंस्ट लड़ाई लड़ी गई। आज वही क्या टेररिज्म खत्म हो गया? अमेरिका के सामने सवाल है 20 साल बाद क्या आतंकवाद खत्म हो गया? वही जिसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के साथ आप टेबल बैठ के निगोशिएट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ निगोशिएशन में एक तरफ अमेरिका ईरान में बैठ के निगोशिएशन करना, ईरान कर रहा हूं, वहां पे जाके गल्फ कंट्री में बैठ के निगोशिएशन करना चाह रहा है, दूसरी तरफ रसिया बैठ के निगोशिएशन कर रहा है। ऐसा क्या हो गया अचानक? जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं वो तालिबान के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं टेबल बैठ के, और उसमें इंडिया का रोल तय नहीं होना चाहता है। तो कोई नहीं चाहता। इसका मुद्दा क्या है? इसका रीजन क्या है? तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर कंट्री बेसिकली अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉन्टेक्स्ट रखते हुए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश, पूरे जो ये कॉम्प्लिकेशन है इसमें वो लाभ पाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें देखना है कि इंडिया को क्या मिल रहा है, इंडिया को क्या नहीं मिल रहा है। जैसा सर ने भी बोला कि इंडिया को वहां स्टेक है डायरेक्ट। आप कुछ देखिए $2.5-3-4 मिलियन का कोई नुकसान नहीं है भारत जैसे देश के जो राइज कर रहा है। सवाल वो नहीं, बात यहाँ स्ट्रेटेजिक पॉइंट की है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट वहां पे सामरिक कारणों से था,
उसका कारण ये था हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? चाइना। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? पाकिस्तान। ये दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान खड़ा था, जिसका लाभ हमें मिल रहा था जी। तो पैसे बचाने से ज्यादा जरूरी है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करना। तो मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा तब है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान सुरक्षित है। अफगानिस्तान सुरक्षित नहीं। अच्छा, एक चीज जान लीजिए, आप बता दूं, पाकिस्तान जो है तालिबान साथ खड़ा है, ऐसा नहीं तालिबान पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन तालिबान यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। और यूगर मुस्लिम की बात किया उन्होंने चाइना की, तो वो मुस्लिम्स को बैक करेगा तालिबान, चाइना भी जानता है, वो कितना भी हो। लेकिन यहां सवाल उठता है, हम डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें ले डूबेंगे। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान जानता है नुकसान होगा, लेकिन हमसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा रिलेटिवली। हम तो फिर भी इस्लाम के नाम पे एक साथ हो लेंगे, रेडिकलिज्म के नाम साथ हो लेंगे, आतंकवादी हमारे यहाँ उनको बैठा के टेबल डिस्कस करके एक साथ हो लेंगे, लेकिन इंडिया क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा करो, तालिबान आने दो। तालिबान आएगा तो इंडिया अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इंडिया में बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, तमाम चीजें होंगी। तो रिलायबल तो किसी हद तक नहीं तालिबान है, उसको हमें इग्नोर करना है, उसको हमें सबक सिखाना है। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को सीट मिली है, आज प्रेसिडेंट बना है, तो इंडिया ने इस मुद्दे को जोर से उठाया। उसका कारण यही है, हमको दुनिया को बताना पड़ेगा, दो चेहरों को हमें छोड़ना है। एक चेहरा पकड़ो, आतंकवाद का विरोध, क्योंकि आतंकवादी किसी के सगे नहीं है, वो सबको नुकसान पहुंचाएंगे, उसका विरोध होना चाहिए। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमें अपने जो है इस तरह तुच्छ राजनीति को छोड़ना पड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबका भला हो, उसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से संतेश साहब कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की स्थिति है, पाकिस्तान खुद तो बर्बादी की कगार पर है, लेकिन उसे अपनी फिक्र नहीं है, फिक्र है भारत की कि भारत को बर्बाद करना है। ये जो उसकी रणनीति हम देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में क्या रंग लाएगी सर? क्योंकि हर देश को पता है कि पाकिस्तान पैदा करता है तो सिर्फ आतंकी, और उसी के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, भारत के लिए वो इसलिए भारत के साथ कर रहा है क्योंकि चाइना उसको उकसा रहा है कि आप भारत को लगा के रखिए, उसको कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि उन दोनों को डर है कि भारत ने अगर पीओके में अभियान शुरू कर दिया, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि हमने जो अनाउंस किया हुआ है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, अगर वो शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की सारी फोर्सेज इधर डाइवर्ट होंगी, अफगानिस्तान को कोई के खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाएगी, चाइना के सीपीईसी में $100 बिलियन लगे हैं, उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और चाइना पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपना उसका अस्तित्व तभी जब बनता है जब तक कश्मीर में प्रॉब्लम है। अगर कश्मीर में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो चाहे डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो पाकिस्तान में हैं वो बहुत तगड़ी बनती जा रही हैं, वो हमारे आर्मी को चैलेंज कर रही हैं। आर्मी चीफ के ऊपर कूडेटा हुआ, उसका अटेम्प्ट टू लाइफ हुआ, ये सारा कुछ चल रहा है वहां पर। तो वो चाहते हैं कि भारत को इस समय हम कठिन स्थिति में डाले, और ये दिखाना नहीं चाहते अफगान्स को कि भारत ने आपको इतना $4 बिलियन का प्रोजेक्ट बना के दिए हैं, तो हमारे डैम्स, रोड्स, ये सारे के सारे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और वैसे ही हमारे सांस्कृतिक स्थानों के ऊपर तो अटैक हो चुका है, बामियान बुद्धा वगैरह की सारी बात है, ये बात सारी है। और ISI इनको उकसा रही है कि आप ये अभियान जारी रखिए। तो वो कश्मीर का मुद्दा भी हॉट रखना चाहते हैं और भारत को लगा के रखना चाहते हैं, और इसीलिए जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान पे कब्जा हो जाए और उनकी स्थिति मजबूत हो जाए, और अमेरिका भी पूरी तरीके से यहाँ पे एंटर ना करे। भारत ने जो एक थोड़ी देरी करी है, अमेरिका के साथ हमने पहले ही सांठगांठ सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए था। इंडिया, रशिया और चाइना, इंडिया, रशिया और अमेरिका ने मिलकर ये डिसाइड करना चाहिए था कि हम तालिबान को किस तरीके से कंट्रोल करें। वो हमने नहीं किया, हम उसमें देर कर गए, जैसे हम देर करते हैं, और इसीलिए अब आप ये स्थिति देख रहे हैं। ठीक है संतेश कुमार साहब, जिस तरीके से प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे हैं कि हम देर कर गए हैं, लेकिन अब हम देर नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हाँ, उन देशों से भी मुलाकात हमारी हो रही जिन देशों से हमने कभी मुलाकातें नहीं की हैं। लेकिन जब हम चीन का जिक्र करते हैं, क्योंकि चीन की जो तस्वीर सामने आई थी तालिबान के साथ, अभी कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद वही तस्वीर एक बार फिर नजर आएगी और तालिबान से चीन की बातचीत होगी। अब उइगर मुसलमानों का भी जिक्र है कि आखिर क्या कुछ रहेगा उनके लिए, क्योंकि तालिबान कई बातें चीन को कह चुका है और वादे भी कर चुका है। तो ये जो हम देख रहे हैं भारत को परेशान करने की स्थिति चीन की, क्योंकि पहले भी किया गया, छोटे छोटे देशों को मिलाया गया कि आप फ्री में वैक्सीन ले लीजिए, बांग्लादेश को कहा गया, नेपाल का जिक्र करते हैं, तो छोटे छोटे देशों को जो गुमराह करने की कोशिश की गई वो तो रणनीतिक काम नहीं आ पाई। लेकिन अब क्या तालिबान के जरिए भारत को बताना चाहता है कि मेरी विस्तारवादी नीति चलेगी और आप कुछ नहीं कर सकते?
देखिए, आपको एक बात बता दें, जैसे सर ने बोला शुरू में, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तालिबान किसी का सगा नहीं है, ये चाइना भी जानता है। और जितने लगे हुए बॉर्डर के देश हैं, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हों, वो सब भी जानते हैं, जिसमें आपको तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान, चाहे जितने बॉर्डर कंट्रीज हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि तालिबान का आना उनके लिए शुभ संकेत नहीं होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है वहां किन कंट्रीज का ज्यादा स्टेक है। जैसा मैंने बोला, सीपेक की बात किया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है वहां पे चाइना, उसका डायरेक्ट इंटरफेरेंस। अभी देखिए अचानक से इतना एग्रेशन कहां से आ गया, जब से बेसिकली 370 धारा में परिवर्तन किया गया, जब से जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ है, तब से लेकर इन लोग बेचैनी बढ़ गई है। पीओके का मुद्दा आते ही ज्यादा इन लोग बेचैनी बढ़ गई। आज मोदी ये कर रहे हैं तो अगले 2 साल 4 साल में हो सकता है मोदी अटैक भी करें, हो सकता है उसको मिलाने की कोशिश करें। तो अगर वहां डेमोक्रेसी अफगानिस्तान में है तो उसे फायदा किसको मिलेगा? इंडिया को, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड। तो इन दैट कॉन्टेस्ट क्या होगा, इनको फायदा मिलेगा। तो यहाँ डेमोक्रेसी ना होकर रेडिकलिज्म हो, टेररिज्म हो, फंडामेंटलिज्म हो, उनको बढ़ने का, फलने फूलने का मौका मिलेगा। तो इस बेटर की वहां तालिबान को ले आओ। और रही बात हमारी नुकसान की, हम उसकी भरपाई बैठ करके डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि तालिबान की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि वो बेसिकली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, या कह सकते हैं कि बहुत मजबूती के साथ हो। हम उनको पैसा देंगे, लालच देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे जी, उनको आम से बेचेंगे, उनको किसी किसी से कन्विंस कर लेंगे। भारत के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरा पॉइंट आप जो बोल रहे थे कि देर कर गए, यहां मैं थोड़ा डिफर करता हूं। पोजीशन की बात है, इंडिया का पोजीशन ये नहीं है कि वो यूएस को डिक्टेट करे कि हमें आप वार्तालाप में शामिल करो। इंडिया शुरू से ही एफर्ट करता रहा, इवन जो सुपर पावर से उनको अप्रोच करता रहा कि हमें भी इस डिस्कशन में शामिल कराया जाए। तो उस समय तो उसकी इंपॉर्टेंस न दे करके लोग इग्नोर करते रहे। अब जब स्थिति ज्यादा बुरी होती चली जा रही है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, इंडिया को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया उस रीजन का सबसे मजबूत देश है, सबसे विशाल देश है, उसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, आर्मी बड़ी है, तो उसको शामिल करना चाहिए। अब देखिए धीरे धीरे, चाहे वो रसिया हो, मन मना रहा है इंडिया को टेबल बनाने का, अमेरिका है वो भी टेबल, हाँ, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है कि अगले 1 महीने में हम लोग एग्रेसिवली रेज करेंगे, बार बार रेज करेंगे, और वो इस इशू को पुटअप करेंगे जो इशू चाइना और पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा। और अफगानिस्तान में शांति बहाल करने की बात करेंगे, अफगानिस्तान तालिबान का विरोध करने की बात करेंगे, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ने की बात करेंगे, और जिसमें हम चाहेंगे एक अच्छी मजबूत टीम बने। जी ठीक है प्रफुल्ल बख्शी साहब, कल एक तस्वीर भी सामने आई, क्योंकि जब हमने देखा कि भारत चीन की बातचीत हुई 12वें दौर की, उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई कि गोगरा से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं। अब जब हम चीन का जिक्र करते हैं तो दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं कि तालिबान से मुलाकातें की जा रही हैं। अब क्या चीन दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो तनातनी लद्दाख के अंदर थी, जी हम तो करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान से बातचीत भी कर रहे हैं कि भारत को एक बार फिर परेशान किया जाए दूसरे जरिए। एक पहले जो रणनीति काम नहीं आई, अब वो दूसरी तरीके से की जाए। देखिए, इसको ऐसा देखने के कई तरीके हैं। चाइना दिखाने की कोशिश कर रहा है, हम लद्दाख में मीटिंग कर रहे हैं, हम यहाँ तालिबान को संयम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मारा मारी मत करिए। हम तो इसलिए खड़े हैं कि ह्यूमैनिटेरियन टास्क में पूरा भागीदारी करें, हम थोड़ी कर रहे हैं। पर मैं दूसरी बात बता दूं, जो भारत की स्थिति है, जैसे कि अभी डिस्कस कर रहे थे, देखिए अमेरिका हमारे को काफी महीनों से अप्रोच कर रहा है, क्वाड में अप्रोच किया, उसने हमें लीडरशिप देने की कोशिश करी। अब एशिया पैसिफिक जोन की लीडरशिप लीजिए, एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी एरिया बनाइए, और क्वाड में उसने हमारे को ही इनिशिएट किया। हम हिचकिचा रहे थे, जापान हिचकिचा रहा था, ऑस्ट्रेलिया हिचकिचा रहा था, बल्कि मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड की बात कर रहा है। ये सारी बातें हमने पहले ही कर लेनी चाहिए थी, मेरा कहने का मतलब ये था। और हमको ये भी पता था कि अफगानिस्तान में आग लगने लग गई है, हमको ये दूरदर्शिता इतनी होनी चाहिए थी, ये चाणक्य नीति कहती है। और अफगानिस्तान को भी उस क्वाड में इन्वॉल्व करना था। अफगानिस्तान का नॉर्थ जो वेस्ट क्वाड जो बना है, तो जो तजाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ अमेरिका, वो उस क्वाड को नहीं, मैं साउथ चाइना सी की क्वाड की बात कर रहा हूं। इस एरिया में अगर इंस्टेबिलिटी आती है, बाकी कंट्रीज को भी इंटरेस्ट लेने की बात कर रहा था, तब चाइना नेगेट होता, चाइना के प्रेशर वहां पड़ता, चाइना पे प्रेशर यहां पड़ता। ये हमने देरी कर दी, क्योंकि हमारी डिप्लोमेटिक एंगल्स बड़े स्लो चलते हैं, और यही प्रॉब्लम है। लद्दाख में भी हमने देरी करी है, बड़ी हमारी कंट्री ने देरी करी है। एक ही बॉर्डर पे आपने 2 मिनिस्ट्रियां बैठाई हुई हैं, आईटीबीपी अंडर होम मिनिस्ट्री, फौज अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। चाइना घुस रहा है, लोग पहले होम मिनिस्ट्री को बताते हैं, होम मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री को बताता है। दुनिया हंस रही है कि ये क्या लड़ाई करने का तरीका है। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां एक बॉर्डर पे 2 मिनिस्ट्रियां बैठती हैं।
ये सारी की सारी हमारी कमजोरियां, चाहे विदेश नीति में हो चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री में हो, इसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे भी संकट भारी पड़ेगा। ठीक है संतेश कुमार साहब, जिस तरीके से प्रफुल्ल बख्शी साहब ने कहा कि कुछ कमजोरियां हैं उसे दूर करिए, रणनीतियां हैं उससे बनाइए, क्योंकि रणनीति में बदलाव तो करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब मुलाकातें भी कर रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आए और एससीओ की मीटिंग इससे पहले हुई, विदेश मंत्री साहब बाहर गए। तो क्या रणनीति में बदलाव करने की और जरूरत है? क्योंकि अमेरिका तो अब अपनी भूमिका दिखा रहा है कि भैया हम तो भारत के साथ हैं और जितना हो सकेगा भारत को भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ मिलना होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश और चीन वही बनना चाहता है, लेकिन अमेरिका ऐसा होना नहीं देगा। लेकिन भारत की जब हम रणनीति का जिक्र करते हैं तो आगे आने वाली भारत की रणनीति कैसी होनी चाहिए, खासकर आपके लिहाज से? देखिए, मैं अगर बोलूं हर्ष जी, तो इसमें सिंपल से एक बात समझना जरूरी है। यूएस एक ऐसा कंट्री है, मुझे लगता है पिछले 30 सालों में जिस तरह से वो पूरी दुनिया चलाने की कोशिश कर रहा है, डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, यूनिपोलर जो वर्ल्ड बना हुआ है उसको मेंटेन रखना चाहता है, लेकिन मजबूरी उसकी अब क्या है? चाइना है सबसे मजबूरी। दैट हैज बीन चैलेंज्ड बाय चाइना। अब चाइना को लगता है कि नहीं, अब चाइना उसको रिप्लेस करना चाहता है, तो यूएस की मजबूरी है। क्वाड का आना ऐसा नहीं कि इंडिया की चाहत है, इंडिया आना चाहता है। सर भी बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया भी हेजिटेट कर रहा था, जापान भी कर रहा था, इंडिया भी कर रहा था। पोजीशन वही है ना कि यूएस जैसे कंट्री या फिर चाइना जैसे कंट्री पे बहुत विश्वास नहीं कर सकते हैं। जो कंट्री विश्वास किए हैं वो कहीं कहीं असफल रहे हैं, लेकिन आज की रियलिटी में आपको देखना पड़ेगा, इंडिया को अपनी पोजीशन मजबूत करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कहां से लाभ मिल सकता है, ये देखना जरूरी है। आपको जैसे बता रहे हैं सर, वो सही बात है, आपको अपने लाभ को देखते हुए इन तमाम देशों में अप्रोच करने की जरूरत है। चाहे रशिया के साथ बैलेंस बनाने की जरूरत है, चाहे यूएस के साथ बैलेंस बनाने की जरूरत है, चाहे वो चाइना के साथ। मैं बहुत प्रैक्टिकल होने की बात है। ठीक है, प्रफुल्ल बख्शी साहब कुछ कह रहे हैं, प्रफुल्ल बख्शी साहब प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा कम है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे प्रवक्ता, पर मैं एक बात कहने को तैयार हूँ। ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होती है, इसको ऑन द स्पॉट एक्ट करना चाहिए। वही अमेरिका जो हमारे पे अटैक कर रहा था, 7th फ्लीट लेके बे ऑफ बंगाल घुस गया था। मैंने बाई एयर उस समय मैं फ्लाइंग कर रहा था, 237 जहाज उनके बे ऑफ बंगाल के बिगिनिंग में देखे थे। सारे के सारे उस समय हमारा भयंकर दुश्मन था। वही देखो आज हमारा शुभचिंतक है। तब फॉरेन अफेयर्स में पलटा खाती है सिचुएशन, किसी को नहीं पता। चतुर वही है जो उसी समय फायदा उठाए और उसी समय अपना काम निकाले। कल पता नहीं कल क्या हो जाएगा, कल रशिया हमारा खिलाफ हो जाएगा, जैसे अभी धीरे धीरे हो रहा है। अब हमको रशिया को मनाना पड़ेगा, अमेरिका को मनाना पड़ेगा प्रेजेंट संकट के लिए। हम आगे देखी जाएगी क्या होता है, आगे कोई किसी का दोस्त नहीं है। वही हिंदी चीनी भाई भाई हमारे को उड़ाता रहा। हमारी इतनी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि अब इतने साल निकल गए हैं, अभी तक हम नहीं समझ पाए कि चाइना हमारा कभी शुभचिंतक था ही नहीं और ना ही अभी है। तो जितनी जल्दी हम जागरूक होंगे उतना ही अच्छा होगा। संतोष साहब, सर के पॉइंट्स एक लाइन में ऐड कर दूं। सर बहुत सही बात बोल रहे हैं। आप भारतीय विदेश नीति को, भारतीय डिप्लोमेसी को निश्चित रूप से डिफेंसिव से ऑफेंसिव की तरफ, आर्डलिज्म से रियलिज्म की तरफ मूव करना चाहिए, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए जी। लेकिन संतेश साहब, जिस तरीके से प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे हैं कि चाणक्य नीति है, चाणक्य नीति खैर बताई नहीं जाती है, लेकिन चाणक्य नीति अपनाने की भारत लगातार कोशिश कर। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया संतेश जी आपका भी, और प्रफुल्ल बख्शी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए और बताने के लिए कि आखिर स्थिति क्या कुछ रहेगी। फिलहाल हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े थे और विदेश मामलों के जानकार आपको बता रहे थे क्या रणनीति भारत की होनी चाहिए और आगे आने वाले समय में भारत की क्या भूमिका रहेगी अफगानिस्तान के अंदर। फिलहाल कोई खबर छूटेगी नहीं जिससे आपका सीधा सीधा सरोकार है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।